नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास पर जो है महत्वपूर्ण परिचर्चाएं चल रही है, जिसमें से जो है मौर्य काल लगभग पूर्णतः समाप्त हो चुका है। मौर्य काल को अपन ने 6 पार्टों में पढ़ा और 7वां पार्ट जो है 50 क्वेश्चन है उस पर जितने हुए डिस्कस किए हैं। तो मौर्य काल की बेसिकली जो सैलिएंट फीचर था वो आर्ट एंड कल्चर का, उसमें कौन सी राज की कला थी, कौन सी जो है लोकल आर्ट थी, और स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ, क्या स्तूपों की खासियत है, स्तूपों के टाइप क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, और जो लोकल जो थी यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, मणिभद्र क्या है आदि इत्यादि पर जो है डिस्कस किया है। अब जो है मौर्य काल के बाद जो आता है टाइम पीरियड उसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्यों के जो बाद का है उसे कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल बेसिकली जो है 2 पार्ट है इसके। फर्स्ट है ब्राह्मण वंश, सेकेंड है विदेशी आक्रांता। तो ये कई बार सीरीज पूछ लेते हैं कि मौर्योत्तर काल के पश्चात जो है कौन सी 2 धाराओं में भारतीय इतिहास का चलन आरंभ हुआ। तो ब्राह्मण वंश में थे शुंग, कण्व और सातवाहन। और विदेशी आक्रांत है उसमें सबसे पहले हिंद यवन का आक्रमण होता है, फिर पहलव का होता है, फिर शक का होता है, फिर कुषाणों का होता है। तो हिंद यवन में जैसे जो है डेमेत्रिय उसका आक्रमण हो रहा है, और पहलव शासक जैसे गोंडोफोर्नी शासक जिसके समय जो है वो सबसे पहले जो है क्रिश्चियन जो थे वो क्या नाम मिशनरी वो आए थे। शकों के समय जो है नेहपान है, रुद्रदामन है, इनकी जो शाखाएं हैं वो अलग अलग वो पूरी तरह हिंदुस्तान में फैली थी। कुषाणों में जो कनिष्क था जो कि भारतीय आर्थिक युग का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो बेसिकली जो मौर्योत्तर काल है ये सब अपन डिस्कस करेंगे। इनका सबसे पहले जो है सोर्सेस पढ़ेंगे, फिर उनका राजनीतिक परिचय पढ़ेंगे, फिर मौर्योत्तर कालीन जो आर्ट है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं उस पर जो है परिचर्चा की जाएगी। तो मौर्योत्तर कालीन का मैं आपको बता दूं एक ही सैलेंट फीचर है मूर्ति कला। इस पर अपन बेसिक चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो पहले इन सब के बारे में जो है डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, इनके ऊपर परिचर्चा करेंगे। और मौर्योत्तर काल का जो सैलिएंट फीचर है वो सिर्फ मूर्ति कला है। तो इससे संबंधित चर्चा, इस समय मूर्ति कला के 3 पार्ट बन चुके थे, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला। गांधार, मथुरा, अमरावती, इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी क्या खासियत है, तो इन पे अपन पूरी परिचर्चा करेंगे। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है वो है सूंग वंश। तो सूंग वंश का जो संस्थापक है वो है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जो है मौर्य जो था मौर्य वंश, उसमें जो ब्रह्मदत्त था जिसे जो है प्रज्ञा दुर्बल कहा जाता है। ऐसे ऐसा दुर्बल शख्स जिसकी प्रज्ञा जो है दुर्बल है उसे प्रज्ञा दुर्बल कहा जाता है। वो उसे सैन्य निरीक्षण के दौरान जो है पुष्यमित्र जो है उस ब्रह्मदत्त की हत्या कर देता है, और वहीं पर मौर्य वंश समाप्त हो जाता है और एक नए वंश की नींव का निर्माण होता है जिसे जो है सूंग वंश कहा जाता है। तो सूंग वंश के बेसिकली जो सोर्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोर्स। सोर्स में मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले पढ़ेंगे साहित्यिक, और फिर पढ़ेंगे पुरातात्विक, और फिर जो है बेसिक अपन राजनीतिक परिचय, और इसी के साथ जो है इनके शासन में जो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, कोई लिटरेचर संबंधी या आर्किटेक्ट संबंधी, तो उस पर जो है परिचर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो साहित्यिक स्रोत है सोंग वंश के, एक तो पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि मिलता है। पतंजलि जो कि पुष्यमित्र के समकालीन था जिसने महाभाष्य की रचना की है, उसमें भी उसका उल्लेख मिलता है। और पतंजलि पुष्यमित्र सूंग के पुरोहित थे जिन्होंने 2 अश्वमेध के बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कितने अश्वमेध के, तो 2 अश्वमेध करवाए थे। और पुष्यमित्र सूंग का जो राजपुरोहित था पतंजलि उसने करवाए थे। पणिनि जो था वो नंद वंश शासक महापद्मनंद का समकालीन था जिसने अष्टाध्यायी लिखी थी, और उसी पर जो टीका की है वो पतंजलि के महाभाष्य ने की। तो इंपॉर्टेंट है, पतंजलि किसके दरबार में था, पणिनि किसके दरबार था। हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है उसमें उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता यह युग पुराण है, साथ एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें यवन आक्रमणों का उल्लेख हुआ है जब भारत पर जो है देमेत्रे आक्रमण करता है। फिर एक है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र, जिसमें मालविका अग्निमित्र शासक है जो कि इसका पुष्यमित्र का है पुत्र, उसके उसका जो प्रेम प्रसंग है, उनकी जो स्टोरी है, जब वो विदर्भ पर हमला करते हैं और उनको यज्ञसेन बंदी बना लेता है, तो उससे संबंधित उसमें पूरी कथा वृतांत है, तो इसमें भी उल्लेख मिलता है। साथ ही जो है एक एक है रचयिता मेरुतंग जिन्होंने थेरावली की रचना की है, दिव्य वदान में जो वर्णन मिलता है। तो ये बेसिकली जो सोर्स है, ये तो है साहित्यिक स्रोत। अब है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट है बेस नगर का अभिलेख। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। बेस नगर अभिलेख की एकमात्र इंपॉर्टेंस है कि यह वैष्णव धर्म का पुरातात्विक अभिलेख फर्स्ट अभिलेख है जिसमें कंप्लीट लिखा हुआ है। तो इसमें जो है भागभद्र जो शासक है उसके समय में हेलियोडोरस आता है, और विदिशा के सुंग भागभद्र के दरबार में आने में भागवत धर्म का हो जाने को, तो ये भागवत धर्म का सोर्स है।
हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज स्थापित किया है जो विष्णु को समर्पित था, और विदिशा जो उस समय की राजधानी थी। अयोध्या अभिलेख धनदेव द्वारा रचित, ये भी आता है। अयोध्या अभिलेख किसने रचा है? धनदेव ने रचना है। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने को ले, तो ऑप्शन आते हैं कितने कर, 1 करवाया था, 2, 3, तो 2 अश्वमेध यज्ञ करता है। भरूत अभिलेख, इसमें पता चलता है ये शुंग का लीन था और इसमें शुंगों द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाया गया है। फिर जो है बेसिकली जो परिचय तो अपन ये है राजनीतिक परिचय, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के सिर्फ 5 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो है यह जो है शुंग वंश का संस्थापक है, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल है इस समय, और इसने प्रज्ञा दुर्बल शासक मौर्य अंतिम सम्राट ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसके समय में जो है यवन के आक्रमण शुरू हो जाते हैं, इसने देमेत्रेय को जो है पराजित कर लेता है। तो ये इसके बेसिक फीचर है। फिर जो है तथा इसका एक कोटेशन प्रसिद्ध है कि मैं उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा जो भी मुझे बौद्ध भिक्षुओं के जो है मुंड माल ला करके देगा। तो ये इसका बेसिक परिचय है। फिर जो है पतंजलि इसके समकालीन है, 2 अश्वमेध यज्ञ इसने करवाए हैं। इसने जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो काम किया है वो क्या है, भरूच के स्तूप का निर्माण इसने किया है। साथ ही जो सांची का जो सबसे बेस्ट स्तूप माना जाता है उसमें रेलिंग का निर्माण किया, इंपॉर्टेंट, रेलिंग का निर्माण किया है। और इसने एक विहार है जिसका नाम है कुक्कुट राम विहार, कुक्कुट राम विहार की स्थापना की है। तो बेसिकली पुष्यमित्र शुंग पर ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो है अग्निमित्र, अग्निमित्र का मैंने आपको बता दिया, मालवी अग्निमित्र में इसका सोर्स है, और ये जो है विदिशा का उपराजा था। विदिशा जो कि उसकी पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी, वहाँ का उपराजा था, डिप्टी किंग था। इसके पश्चात वसुमित्र है, इसके समय कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं। भागभद्र की एक इंपॉर्टेंट है, बेस नगर में जो स्तंभ अभिलेख है विदिशा के समय, जिस समय हेलियोडोरस उसके समय आया था, तो ये उसी के समय का काल है। देवभूति जो है अंतिम शासक है जिसकी हत्या जो है उसका सेनापति कहो या अमात्य को वासुदेव ने कर दी, और इसी वासुदेव ने जो आगे चल करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। तो जिस तरह से जो है जो था पुष्यमित्र, उसने वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, इसी तरह जो था ये वासुदेव, उसने जो है देवभूति जो कि अंतिम सम्राट था उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो हुआ था सिमुक, सिमुक ने जो है कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मार करके और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो बेसिकली जो है इसमें आते हैं किसने इसको वो मारा है और किसने जो है नए साम्राज्य की स्थापना की है। तो जो है ये जो वासुदेव, इसने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, इसको मार करके सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की है। तो सातवाहन वंश भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली वो हो गया। तो अब पढ़ेंगे अपन सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सातवाहन में इस तरह डिस्कस करेंगे, सातवाहन इनके क्या सोर्स हैं, फिर उनका राजनीतिक परिचय, और फिर आर्ट, और फिर जो है सातवाहन वंश जब कंप्लीट हो जाएगा तो मौर्योत्तर काल में जो बेसिक फीचर है मूर्ति कला, वो अपन पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक्स।